गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगवा लोग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे बगवा लोग और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगवा लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बगवा लोग। ये हमारा, है ना, पार्ट 3 वीडियो होगा बगवा लोग। तो ये हमारा क्लास 10th का वीडियो है बगवा लोग, जिसमें हम लोग आज, है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ज्योग्राफी यानी भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बगवा लोग। ये हमारा गेस प्रश्न है ना। और हमारी कोशिश यही है कि 100% इसी से आए, यही हमारे कोशिश है बगवा लोग, है ना। इसमें हम चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन, है ना, चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आके आए हैं आपको बोर्ड एग्जाम से, है ना। जो बार बार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है ना, उसी का हम सीरीज लेकर के आए हैं बउआ लोग। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग, है ना, आप कोशिश कीजिएगा कि भूगोल को रटिएगा नहीं बउआ लोग, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। रटने से कोई चीज याद नहीं होता है, उसको कोशिश कीजिए समझ करके, है ना, खुद से लिखिए इसको। तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और क्या कीजिए बउआ लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बउआ लोग, है ना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा बउआ लोग, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे बउआ लोग, है ना। 1 से 20 तक हम, है ना, पिछले क्लास में बता चुके हैं बउआ लोग। इससे हम पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं, है ना। 2 वीडियो हम इस पे हम बना चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है ना। तो इसके पिछला वीडियो में हम 1 से 20 तक बता चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे, है ना, 21 से बगल लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कहता है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा बगल लोग, इसका आंसर कैसे लिखिएगा जी, है ना। लिखिएगा भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण विश्व के सभी राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए हैं, है ना। इसके द्वारा विश्व के विभिन्न भागों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। यही है हमारा बउआ लोग भूमंडलीकरण, है ना। इसी को हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बउआ लोग। और क्या कीजिएगा, इसको, है ना, 2 से 3 बार आप खुद से पढ़िए। अब पढ़ करके इसको कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए बउआ लोग, है ना। कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपनी भाषा में इसको बना करके लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा और कभी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा बउआ लोग, है ना। तो प्लीज़ बउआ लोग इस तरह से आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार, है ना, बोर्ड एग्जाम में मिलेगा बउआ लोग देखने का। तो चलिए कहता है क्वेश्चन कि चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, ये, है ना। अब भारत में चाय उत्पादन, है ना, भारत में चाय उत्पादक 3 राज्यों के नाम लिखें, है ना। 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है बउआ लोग। पहला कह रहा है चाय उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे में है कि भारत में चाय उत्पादक 3 राज्यों को नाम लिखें। तो चलिए, है ना, इसका आंसर देखिएगा बउआ लोग कैसे लिखते हैं जे, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। देखिएगा बउआ लोग, चाय की खेती के लिए, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए कितनी डिग्री की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और सालाना वर्षा
है ना, 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर यानी 250 सेंटीमीटर चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। और चाय की खेती के लिए, है ना, ढालनुमा जमीन की आवश्यकता होती है ना। अगर चाय को खेती करना है तो उसके लिए आपको ढालनुमा यानी पानी का जमाव नहीं चाहिए। पानी पड़े, है ना, पानी गिरे उस पर और पानी तुरंत वहाँ से बह जाए, है ना, कुछ समय के लिए रुके मगर फिर बह जाए, इस तरह का होना चाहिए ज़मीन बगलों। उसके बाद इसमें और क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि ताकि पानी का जमाव जड़ों के पास नहीं हो सके तथा पत्तियों की विकास के लिए आर्द्रता, है ना, समान रूप से सालों भर विपरीत होना चाहिए। समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे लिखिएगा कि सुबह का कुहासा एवं प्रतिदिन की वर्षा पत्तियों की वृद्धि के लिए अत्यंत सहायक होती है ना। पत्तियों की वृद्धि कैसे होती है, तो सुबह को क्या चाहिए, मौसम कुहासा वाला मौसम चाहिए और प्रतिदिन माने डेली कुछ ना कुछ उसमें वर्षा होना चाहिए। फिर कहता है नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। अगर नदी के द्वारा, है ना, नदी के द्वारा जो बहा करके लाया जाता है मिट्टी, है ना, वो चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है बगलों। कहता है चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य है हमारा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है ना। भारत संसार का सबसे बड़ी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। जो हमारी जो भारत देश है इस सबसे ज़्यादा, है ना, विश्व में चाय उत्पादक देश है और निर्यात भी करता है, दूसरे देशों को बेचता भी है ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बगलों। और बगलों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप, है ना, कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिए बगलों, कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिए। पूछिएगा क्यों सर, क्यों करेंगे कमेंट हम, तब बगलों हमें पता भी तो चलना चाहिए कि जो हम वीडियो बना रहे हैं क्या हमारे बगलों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसीलिए बगलों, है ना, कि कुछ ना कुछ आप वहाँ से ज़रूर कमेंट कीजिए, जो भी आपको समझ में आए, अच्छा बुरा जो भी, है ना, आप कमेंट करके बताइए। अगर ना कुछ भी समझ में आए तो आप लिख करके बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे बगलों कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ये तो कर सकते हैं। तो चलिए बगलों, है ना, इतना कर दीजिएगा हमारे लिए। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन बगलों, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलों, देखिए पढ़ते हैं। कहता है प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। जो प्रदूषण हो रहा है हमारे यहाँ तो उसको नियंत्रित हम लोग कैसे करेंगे, इसके उपाय को बताना है, ये कह रहा है ना। यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बगलों इसका आंसर में कैसे लिखिएगा, है ना। इसको आप पहले समझ लीजिए और समझ करके क्या कीजिए कि इसको अपनी भाषा में बना लीजिए, इसको रटिए नहीं, इसको अपनी भाषा में बना लीजिए, है ना। अब पॉइंट जो हम लिखे वो मैंने वही पॉइंट दीजिएगा, उसी तरह से पॉइंट दीजिएगा, है ना। अब बाकी जो आप कहानी जो इसका जो मतलब है वो आप अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। ये नहीं कि चाहिएगा कि हम हू बहू उतार दें, हू बहू संभव नहीं होता है बगलों, है ना। उसी से संबंधित आपको बना करके लिख देना है। तो चलिए इसको कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा उत्तर में कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के बारे में जानने से पूर्व, है ना, हम यह जान ले कि प्रदूषण आज के इस आधुनिक युग में हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। सही बात है कि नहीं, प्रदूषण हम लोगों को कितना प्रभावित कर रहा है बगलों आज के इस, है ना, नए जनरेशन में। कहता है आज हम जिन साधनों का उपयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने आराम के लिए करते हैं वे एक तरह से हमें शारीरिक रूप से, है ना, आराम प्रद करते हैं, है ना, आराम प्रद करते हैं। यानी बेसहारा हम लोग को बना रहे हैं, है ना, कोढ़िया बना रहे हैं, कोढ़िया, है ना, लेजी आलसी बना रहा है हम लोगों को। सही बात है कि नहीं, जितना भी हम लोगों को आज नया नया उपकरण देखने को मिल रहा है सब हमें क्या बना रहा है, आलसी बना रहा है, लेजी बना रहा है।
देखिए आगे क्या लिखिएगा, कहता वही हमें कहीं न कहीं से वातावरण को प्रदूषित करने का भागीदारी बनाते हैं, है कि नहीं? सही बात है। चलिए तो आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों का वर्णन, है ना, कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से दीजिएगा बउआ लोग, लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके बनाइएगा बउआ लोग, है ना। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा हरियाली, है ना, हरियाली। तो देखिए हरियाली में लिखिएगा कि सर्वप्रथम अगर हम पेड़ पौधे लगाएं और वृक्ष को कटने से बचाना होगा, है ना। सर्वप्रथम अगर हम पेड़ पौधे लगाए और वृक्ष को कटने से बचाना होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राकृतिक वातावरण शुद्ध मिल सकेगा। सही बात है कि नहीं? हम लोग को क्या करना है, पेड़ पौधों को, नया नया पेड़ पौधों को लगाना है, और जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो उस पर क्या करना है, नियंत्रण करना है, रोक लगाना है। इससे हमें क्या होगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा हमें, है कि नहीं? यही है पॉइंट नंबर 1 में हरियाली। हरियाली का मतलब यही हुआ। दूसरा है पॉइंट में, है ना, दूसरा पॉइंट में हम दिए हैं बगलो, लिखिएगा, है ना, भौतिक। यहाँ क्या होगा बगलो, भौतिक, है ना, भौतिक सामान का उपयोग कम, भौतिक सामान का उपयोग कम। देखिएगा इसमें पॉइंट में लिखिएगा कुछ, कि हम जितनी भी अपनी निजी जीवन में भौतिक सामानों का उपयोग कम से कम करेंगे, जीवन में भौतिक सामानों का उपयोग कम से कम, है ना, करेंगे, तब हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि हम जितना से जितना कम, है ना, आधुनिक जो सामान जो बना है उस पे हम लोग को कंट्रोल करना है ना, कम यूज करना है ना। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को हम लोग बचा सकते हैं, प्रदूषण पे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। जितना कम से कम यूज कीजिए, है कि नहीं। अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बगल लोग, लिखेंगे यातायात के साधनों में नियंत्रण, यातायात के साधनों में नियंत्रण। तो इसमें कैसे लिखेंगे, लिखिएगा आज के इस, है ना, आपाधापी में हम जितना यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं उतना ही प्रदूषण बढ़ता है और वातावरण प्रदूषित होता है। पहले देखिए, पहले के ज़माने में क्या था, इतना गाड़ी, मोटर गाड़ी नहीं था, है कि नहीं। आज देखिए कहीं भी जाना है, एक डेग पैदल भी जाना है तो पैदल नहीं जाएगा, सीधे बाइकें निकालते हैं, है ना। तो थोड़ा सा के लिए भी हम लोग बाइक जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा 10 डेग मार्केट है तो बाइकें निकाल देते हैं। तो बाइक निकाल रहे हैं, है ना, तो उससे जो धुआं निकल रहा है वो तो प्रदूषित हो रहा है। अब पहले के ज़माने में आदमी 2 कहते हैं, है ना, 2 कोस, 3 कोस, 5 कोस, 10 कोस तक पैदल यात्रा करते थे पहले के समय में, है ना। इतना मोटर गाड़ी नहीं था उस समय, क्या था, बैलगाड़ी था, टांगा था, है ना, जिसको हम लोग टमटम बोलते हैं। तो उससे प्रदूषण नहीं होता था बोलो, जानवर से क्या प्रदूषण होगा बताइए। मगर जितना मोटर गाड़ी निकला हुआ है ना, इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहा है कि नहीं। तो कोशिश करना है, कम उपयोग करना है ना। अगर हमें पैदल जाने में सक्षम है तो वहाँ पे तुरंत बाइक नहीं निकाल देना, कोशिश करना है कि उसको पैदल ही जाए वहाँ पे। चलिए बगलो, अगला कहता है, अगला पॉइंट में लिखे हैं शिक्षा एवं जागरूकता, है ना, शिक्षा एवं जागरूकता। तब प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें शिक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है, ताकि लोगों में जागरूकता हो सके और प्रदूषण का नियंत्रण हो सके। सही बात है कि नहीं। जब तक आदमी के पास शिक्षा नहीं रहेगा, जागरूकता नहीं रहेगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा और जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है ना। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बगलो। आप इसको अपनी भाषा में बना करके 1-2 बार लिख लीजिए, है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, देखिएगा। कहता है भारत के नदियों के प्रदूषण होने के कारणों को लिखें। वो तो वातावरण प्रदूषण हुआ जिसके बारे में था। आइए है भारत के नदियों के प्रदूषण होने के कारण बताइए कि भारत को जो नदी है वो कैसे प्रदूषित हो, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं।
है ना। तो यही है। तो इसमें देखिएगा बगल लोग आंसर कैसे लिखिएगा जी, है ना। लिखिएगा भारत के नदियों के प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है ना। निम्नलिखित कारण है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके दर्शाइएगा वो लोग, है ना। इससे नंबर आपको कटेगा नहीं। तो पहला पॉइंट में लिखे हैं कि शहरों के गंदे जल को नाले के द्वारा नदियों में बहा देना। सही बात है कि नहीं। जितना भी शहरों के गंदा जल है, गंदा पानी है, वो सीधे क्या कर रहा है, नदी में, है ना, नाला के द्वारा बहाया जा रहा है। तो इससे जितना भी गंदगी है सब कहाँ जा रहा है, शहरों की जो गंदगी है नाला के द्वारा कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है। तो नदी का पानी दूषित होगा कि नहीं होगा, नदी प्रदूषित होगा कि नहीं होगा। तो वही कारण है। दूसरा हम लिखे हैं, है ना, कि कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नालों के माध्यम से नदियों में बहा देना। दूसरा कारण ये भी है कि जितना भी कंपनियां हैं उससे निकलने वाला कचरा, गंदे पदार्थ जो भी है ना, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है, उसको क्या कर रहा है, उसको भी नाला के द्वारा नदियों में बहाया जा रहा है। इससे हमारा कुछ हो रहा है, नदी प्रदूषित हो रहा है ना। अगला लिखे हैं कि किसानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रसायन खाद वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों में मिल जाता है, जिसके कारण, है ना, जलीय जंतु मर जाते हैं। और उससे भी जब मरेगा उसी में, और उसी में मर करके सड़ जाएगा, तो जल प्रदूषित होगा कि नहीं, नदी प्रदूषित होगा कि नहीं। तो ये एगो भी कारण है। आगे चलिए, है कि नहीं। अगला कारण हम लिखे हैं कि नदियों पर अवैध तरीके से बांध बनाए जाने के कारण आगे की नदियां सूख जाती है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। ये भी एक मुख्य कारण है बउआ लोग, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5वां पॉइंट कहता है मरे हुए जीव जंतुओं को नदियों में बहा देना। देखिए सीधे उपाय, आज के समय में क्या हो गया है, कोढ़ीपना तो ज़्यादा हो गया है ना। सीधे जैसे कोई जानवर ही मर गया, है ना, तो सीधे कौची करते हैं, नदी में फेंक दो, जल में फेंक दो, है ना। और वहाँ पे जाएगा तो उसमें सड़ेगा, सड़ करके गलेगा, है ना। तो क्या होगा, पूरा पानी दूषित हो जाएगा कि नहीं, प्रदूषित होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसको क्या करना चाहिए, है ना, कि मिट्टी में गड़ दीजिए। तो मिट्टी में जब गड़ा जाएगा, दब जाएगा, तो उससे आपका, है ना, जल तो प्रदूषित नहीं होगा, वायु तो प्रदूषित नहीं होगा। इससे आपका जल भी प्रदूषित हो रहा है और वायु भी प्रदूषित हो रहा है ना, हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है कि नहीं। तो नहीं लिख दीजिएगा बगवा इस तरह से, एक तरह से लिख दीजिएगा कि नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट बना के। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगवा लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, है ना। कहता है कि वन विनाश के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन विनाश के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बगल लोग, और VVI क्वेश्चन है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए सब VVI क्वेश्चन है बगल लोग, इसलिए कोशिश कीजिए इसको एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, चाहे जैसे होवे, है ना, रट कर समझ कर जैसे होवे इसको, है ना, सेट कर लीजिए। ऐसे तो कोशिश करिएगा कि रटिएगा नहीं, इसको समझने का प्रयास करिएगा बोलो, है ना। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बिना रटे मानते नहीं हैं, नहीं हम इसको रटवे करेंगे, नहीं हम इसको रटवे करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए जैसे हो इसको क्लियर कर लीजिएगा बगलो। लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन कहता है वन विनाश के प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए, है ना। तो इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा वन विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसको भी पॉइंट मतलब पॉइंट में दर्शा के दीजिएगा ना, तो ज़्यादा सटीक करेगा वो, है ना, ज़्यादा सेट करता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाइए, पॉइंट नंबर 1 2 3 इस तरह से, है ना। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जंगलों को काट कर आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण, है ना, वन या फिर वन होगा, है ना, वन का विनाश हो रहा है कि नहीं। जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो रहने की जगह क्या होगा, कमेगा। और रहने की जगह कमेगा तो जाहिर सी बात है कुछ जंगल की ओर भागेगा, जंगल को काटेगा, पेड़ पौधों को काटेगा।
तो पेड़ पौधा कटेगा और वहाँ पे रहने का जगह बनेगा, तो पेड़ पौधा कटेगा तो वन खत्म होगा कि नहीं, पेड़ पौधा खत्म होगा कि नहीं। ये यानी ये भी हमारा हो गया जनसंख्या का बढ़ना, है ना, वन विनाश का मेन कारण ये भी हो गया। अगला देखिए कहता है, दूसरा पॉइंट में लिखे हैं कि शहरों के विकास जैसे रेल, सड़क का, है ना, कल कारखाने के विकास के कारण वन का विनाश हो रहा है कि नहीं। अब कहिएगा इसमें कैसे होगा सर, तो देखिएगा बहुत सारे रेल लाइन तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं, सीधी रेखा में। ये तो नहीं है कि कच्चिया रोड है पक्किया रोड है जैसे में तैसे मुड़ा दीजिएगा। ट्रेन है तो ट्रेन को आप जैसे तैसे मुड़ा नहीं सकते हो, अगर मुड़ना भी होगा तो एक लंबा दूरी तय करेगा तब जाके मुड़ता है। तो जब उसका रास्ता जंगल से होके गुजरेगा तो वहाँ पे पेड़ पौधा कटेगा कि नहीं। जब रास्ता उसको बनाना है तो वहाँ अगल बगल के जितना भी पेड़ पौधा रास्ता में आएगा उसको काटना ही पड़ेगा। चाहे अगर सड़क ही कहाँ ना बने, सड़क भी बनता है तो जो भी पेड़ पौधा बीच में आता है सब क्या होता है, कटता है। या फिर कारखाना बनाना हो, है ना, कल कारखाना यानी कंपनियाँ लगवाना हो तो उसके लिए भी क्या करना है ना, कारखाना तो शहर से अलग रखेगा, बीच शहर में तो रखेगा नहीं, उसको अलग ही रखेगा। तो अलग रखने का मतलब है कि वहाँ के जो पेड़ पौधा रहेगा उसको काटना है काटना है। तो इससे भी क्या हो रहा है बगल लोग, वन का विनाश हो रहा है कि नहीं। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं .3 कहता है पशुचारण के कारण वन का विनाश हो रहा है ना, पशुचारण। अब देखिएगा बगल लोग पशुचारण से कैसे होता है, तो पशुचारण से भी हो रहा है। कैसे कि देखिए कोई भी पशु चरने जाता है, घास खाने जाता है तो वहाँ पे देखिएगा छोटा पौधा भी रहता है बड़ा पौधा भी रहता है। तो ठीक है, बड़ा पौधा की पत्तियाँ अगर ऊपर हो तो उसको तो खा नहीं पाएगा, मगर जितना भी छोटा छोटा पौधा है तो उसका पत्तियाँ तो नीचे रहेगा तो उसको सीधे कुछ करेगा, है ना, नम पूरा चबा के खा जाएगा। तो फिर जो पौधा था वो पेड़ बनेगा, वो तो वहीं पे खत्म हो गया। तब पशुचारण के कारण भी कुछ हो रहा है कि वन का विनाश हो रहा है। जो नया पौधा उगने वाला है उगा हो रहा है, खत्म हो रहा है, और जो उगा हुआ है तो कटिए रहा है ना, तो इससे भी वन का विनाश हो रहा है। अगला देखिए कहता है ना, अगला पॉइंट है प्रदूषण की समस्या के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है जिसके कारण वन का विनाश हो रहा है ना। अगला है अवैध रूप से वनों की कटाई, अंधाधुंध जंगल की कटाई हो रहा है आदमी, है ना, बहुत सारे गरीब हैं तो क्या कर रहे हैं कि जंगल से लकड़ियाँ काट कर के भी बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारा जंगल से लकड़ी काट करके तस्करी कर रहे हैं, यानी लकड़ियों को बेच रहे हैं, उससे सामान बनवा रहे हैं, उससे बेच रहे हैं, है ना। तो इस तरह से लोग वन का विनाश हो रहा है। आशा करते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो नहीं लिख दीजिएगा, बताइए लिख दीजिएगा कि नहीं, बना बना के नहीं लिख दीजिएगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। तो चलिए लोग आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 26 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लौह अयस्क के प्रकारों को लिखिए, लौह अयस्क के प्रकारों को लिखिए। तो देखिएगा बगलो उत्तर में इसको कैसे लिखिएगा लौह अयस्क के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। लौह अयस्क के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लेमोनाइट, है ना, लिमोनाइट। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है है ना लिमोनाइट। अब देखिएगा बोलो इसमें लौह का अंश कितना होता है, तो हेमेटाइट में लौह का अंश होता है 68%, है ना, और मैग्नेटाइट में लौह का अंश होता है 60%, और लिमोनाइट में होता है लौह का अंश होता है 40%, है ना। यानी लौह अयस्क में सबसे प्रमुख आता है आपका कौन, हेमेटाइट, है ना। आशा करता है कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिएगा बगल लिखिएगा इसके आंसर में कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, कार्बन के आधार पर, है ना। तो कार्बन के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है।
पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, और तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट। क्लियर है? पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट, है ना। तो देखिएगा एंथ्रासाइट होता है ना, जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। पूछिएगा कहे सर, तो कहे कि इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। और दूसरा नंबर में आता है बिटुमिनस। इसका काहे होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% के बीच होता है ना। और तीसरा है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होता है, 30 से 70% के बीच होता है। और चौथा है पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम होती है। यानी सबसे घटिया किस्म के कोयला होता है तो पीट होता है। एकदम धुआं धुआं होगा, खाली जलेगा कम और धुआं धुआं होगा ज़्यादा, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा बहुत लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत लोग क्या कहता है। कहता है सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो लिखिएगा बगलों इसके, है ना, इसका आंसर देखिएगा कैसे लिखिएगा। लिखिएगा सागर सम्राट एक प्रकार का मंच है। सागर सम्राट एक प्रकार का मंच है। यह एक प्रकार का है ना जलयान है, जो मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यह पानी के अंदर तेल के कुएं खोदने का काम करता है ना। यानी सागर सम्राट कहने का मतलब होगा कि सागर का राजा, है ना। तो तेल के कुएं खोदना का काम करता है बउआ लोग, है ना, सागर सम्राट। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बउआ लोग, इसका आंसर, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 29 कहता है शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया है? शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया है? तो देखिएगा इसको कैसे लिखिएगा। लिखिएगा शहरों ने निम्नलिखित नई समस्याओं को जन्म दिया है। पहला है आपका, है ना, शहरीकरण ने नई सामाजिक संरचना को जन्म दिया है, जिससे वर्ग विभेद गहरा हुआ। सामाजिक, है ना, सामाजिक कहते हैं समाजवादी सिद्धांतों एवं लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है ना। अगला पॉइंट में लिखे हैं आवास, है ना, यातायात व्यवस्था, शिक्षा, अन्य जन कल्याण संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है ना। अगला है पॉइंट में लिखे हैं कि शहरीकरण ने, है ना, अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया है ना, शहरों ने। तो ये सब समस्याओं का जन्म दिया है बउआ लोग, है ना, उत्पन्न किया है कि शहरों ने। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बउआ लोग। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30 देखते हैं बउआ लोग। कहता मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? इसका आंसर देखिएगा कैसे लिखिएगा बउआ। कहता है वे साधन जिसके द्वारा हम कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है क्या कहलाता है? संसाधन कहलाते हैं। वे साधन जिसके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, है ना, चाहे संसाधन जिसके द्वारा राष्ट्र प्रगति करे, विकास करे, चाहे वह संसाधन प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित, सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। खाली देश का विकास होना चाहिए जिससे। कहता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए परम आवश्यक है। यह क्या है? किसी भी राष्ट्र के प्रगति के लिए परम आवश्यक है। इन्हीं पर लोगों की संपन्नता निर्भर करती है। किस पे? संसाधन पे।
क्लियर है? संसाधन के कारण ही कोई भी राष्ट्र प्रगति करता है और लोगों की, है ना, संपन्नता निर्भर करती है इसी पे, किस पे? संसाधन पे। तो हम आशा करते हैं बउआ लोग कि हमारा आज का 10 क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। आशा करते हैं कि इसको पूरी अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगा है बउआ लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बउआ लोग। अब बउआ लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए हमें, है ना। एक उम्मीद है आपसे, है ना, कि ज़रूर आप करिएगा, है ना। कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपका सारा कमेंट पढ़ते हैं बउआ लोग, है ना। ये नहीं कि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम आपका सारा कमेंट पढ़ते हैं। हमारे बच्चे बउए लोग किस तरह का कमेंट भेज रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ बउआ लोग, है ना, कमेंट ज़रूर भेजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बउआ लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।